नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। चुनावी दंगल में आज हम बातचीत करेंगे पांचवें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव की, जो 20 मई को होने वाले हैं। और इस चुनाव में जो है वो कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है, जिनमें स्मृति ईरानी से लेकर के राहुल गांधी तक तमाम नेता जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अगर हम अमेठी सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से जो है वो स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। और इस बार यह मुकाबला जो है वो 2019 के मुकाबले थोड़ा सा कम दिलचस्प इसलिए है चूंकि यहाँ से राहुल गांधी जो है वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। स्मृति ईरानी जो है वो यहां से चुनाव लड़ रही हैं और यहां पर जो है वो मुकाबला भी काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि स्मृति ईरानी जिस तरीके से लगातार अमेठी में बनी हुई हैं, लगातार प्रचार प्रसार करते हुए जनता से मुखातिब हो रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सीट जो है कांटे की टक्कर के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ, स्मृति ईरानी ने जिस तरीके का माहौल जनता के बीच बनाया है नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर के, वो लगातार अब की बार 400 पार के नारे को भुनाने का काम करते हुए नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में राहुल गांधी, स्मृति ईरानी से लेकर राजनाथ सिंह तक कई दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस चरण में जिन 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, उनमें वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। आप समझ सकते हैं कि 2019 के मुकाबले अगर 2024 में अगर इस पूरी सीट को कंपैरिजन किया जाए तो जिन 14 सीटों पर 5वें चरण के तहत मतदान होने हैं, उनमें 13 सीटें जो है वो भाजपा ने उन सीटों पर जीत दर्ज की थी और वहां से भाजपा के सांसद जो हैं वो सभी हैं। और इस बार इन जो सीटें हैं उस पर जीत हासिल करना इंडी गठबंधन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भाजपा के लिए है। वहीं अगर हम हाई प्रोफाइल सीटों के समीकरण की बात करें तो जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं वो अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 20 मई को जिन 14 सीटों पर मतदान होगा वे है मोहनलालगंज एससी सीट है, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा जो है वो शामिल है। और इनमें रायबरेली ही एकमात्र सीट है जो 2019 में बीजेपी नहीं जीत सकी थी और उस वक्त सोनिया गांधी ने इस सीट पर जो है वो जीत हासिल की थी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। झारखंड की 3 सीटों पर जो है वो 20 मई को चुनाव होने हैं, जिनमें कोडरमा, हजारीबाग जो है वो सीटें शामिल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। कुणाल, 5वें चरण के तहत 20 मई को जो है वो मतदान होने हैं। झारखंड की 3 सीटें हैं, कोडरमा है, हजारीबाग है, और ये सीटें जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। कैसे देखते हैं कुणाल? बिल्कुल, जिस प्रकार से कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को वहां से चुनाव मैदान में उतारा गया है, वह जो है केंद्र में अपने पोस्ट पर विराजमान है। ऐसे में वहां पर जो है एनडीए को जो है बढ़त दिलाना है। किस प्रकार से जो है वहां बढ़त मिले, इसको लेकर जो है एनडीए लगातार वहां पर कैंपेनिंग कर रही है। और झारखंड में जो है दूसरा चरण, ऐसे तो 5वां चरण में चुनाव होना है, लेकिन झारखंड में दूसरे चरण में चुनाव होना है। इसको लेकर जो है सभी पार्टियां अपने अपने जो है प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। और ऐसे में चुनाव का दिन जब आएगा तो उस दिन जो है किस प्रकार से किसके मत में कितना वोट दिलवा पाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ स्थानीय युवा हैं, ये बताइए कि इस बार जो है क्या रहेगा चुनाव का मुद्दा और बेरोजगार? चुनाव बढ़िया रहेगा, लेकिन बेरोजगार जितना है सब बर्बाद कर दिया घेर घुर के। क्या जैसे कि गोड्डा में तो जिस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं, रेलवे बनाया गया है, तो स्थानीय युवा को तो रोजगार तो मिला होगा ना? गोड्डा में मिला होगा। गोड्डा लोकसभा में बासुकीनाथ आता है। बासुकीनाथ आता है, लेकिन जरमुंडी में कहाँ काम कुछ हुआ है? जरमुंडी में काम होना चाहिए, लेकिन काम कुछ करवे नहीं करते। तो आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर? हम लोग को जो बिजनेस करते थे वो भी बाउंड्री कर दिया, दुकान चलता नहीं है, जो पूंजी था लगा दिए सब। अच्छा, पूंजी को लगा दिए? जितना पूंजी था सब लगा दिए, लेकिन चलना नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा है? पहले चलता था, खुला था, इसलिए। अब तो पूरा दिया बाउंड्री, 4 दीवारी कर दिया, रास्ता छोड़ा नहीं है, बहुत मुश्किल से एगो छोड़ा है। इस बार क्या लगता है कि केंद्र में मोदी सरकार आएंगे? मोदी सरकार तो गारंटी आएगा, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान नहीं दे रहा।
तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इनका कहना था कि यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर जो है वोट लेने के लिए जनता के बीच जो है जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे। इस केंद्र में भी जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, लेकिन स्थानीय युवाओं का यह भी जो है थोड़ा सा दोषारोपण था कि जिस प्रकार से पहले जो है बासुकीनाथ के आसपास में हम लोग रोजगार करते थे, लेकिन जो है रेलवे अपने जो है जमीन को अधिग्रहण करते हुए चार दीवारी कर दिया, जिस कारण से हम लोग बेरोजगार हो गए। हम लोग पूंजी लगाया था, पूंजी भी जो है वह हम लोगों के जो है डूबा गया है। हम लोग फिर से बेरोजगार होने की कगार पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ भी जो है थोड़ी ध्यान देनी चाहिए, लेकिन इनका साफ कहना था कि केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार आ रही है, ऐसे में जो है जो पांचवा चरण में चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं एनडीए की और बढ़त देखने को मिलेगा। रेखा, चूंकि एक सवाल ये रहेगा कि पांचवें चरण के तहत जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें कोडरमा है, हजारीबाग है और चतरा है। कोडरमा सीट की बात करें तो कोडरमा सीट पर अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह में आमने सामने का मुकाबला है। विनोद सिंह की छवि जो है वो काफ़ी बेहतर है और विनोद सिंह को जो है वो कांग्रेस पार्टी और जेएमएम दोनों ही जो है वो अपना समर्थन देती है उस जगह पर नजर आ रही है। मुकाबला कोडरमा में कितना दिलचस्प हो सकता है, अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है वहाँ से? बिल्कुल, चूंकि दोनों जो प्रत्याशी हैं अपने आप में खास है, जनता के लोकप्रिय हैं, और ऐसे में अन्नपूर्णा देवी जो है केंद्र में मंत्री पद पर थी, विराजमान थी, और उनके लिए जो है यह सीट निकालना काफी दिलचस्प होगा और लोगों के लिए भी जो है उस पर नजर होगा। चूंकि जहां पर चुनाव होना है वहां पर तो कैंपेनिंग चल ही रहा है, लेकिन जो केंद्र में मंत्री हैं और वैसे प्रत्याशी वहां पर उतारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो चुनाव का जो परिणाम होगा दिलचस्प होगा। चूंकि जो सामने में जो प्रत्याशी दिख रहे हैं, यानी अन्नपूर्णा देवी जो सामने प्रत्याशी उतारा गया है विरोध में, तो कहीं ना कहीं वह भी जो है जनता के लोकप्रिय हैं। और चूंकि केंद्र सरकार, केंद्र के योजनाओं को देखते हुए, सरकार को देखते हुए जो है लोकसभा के प्रत्याशी उतारे जाते हैं, जो कि चूंकि यह विधानसभा का चुनाव नहीं है, छोटे पैमाने पे यह चुनाव नहीं है, बड़े पैमाने पे चुनाव है। ऐसे में जो है कई विधानसभा के जनता उनसे जो है खुश होकर या फिर उनके कामकाज से जो है खुश होकर या फिर उनके जो लोकप्रियता है या फिर लोगों के बीच जो पेड़ है उसका जो है असर देखने को मिलता है। क्योंकि वहां पर अगर कोडरमा की बात कर लें तो कोडरमा में कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला होगा, और वहां पे माना यह जा सकता है कि जो सोर्सेस बता रहे हैं, राजनीतिककार बता रहे हैं कि वहां पर जो है कहीं ना कहीं बड़े नेता का कैंपेनिंग होगा। वहां पर जो है कई ऐसे नेताओं का रोड शो होगा जिससे जनता को लुभाया जा सकता है और अपने पक्ष में जो है वोटिंग कराई जा सकती है। जी रेखा, बने रहिए कुणाल हमारे साथ। हमारे सहयोगी श्याम सुंदर जुड़ चुके हैं, साथ ही रांची से हमारी सहयोगी प्रियंका भी जुड़ी हुई है। प्रियंका के पास जाएंगे, लेकिन पहले श्याम सुंदर के पास जाएंगे जो कि हमारे साथ सिवान से जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी, चूंकि आपसे सवाल यही रहेगा कि पांचवें चरण के तहत बिहार में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें कई सीटें जो हैं वो हैं। ऐसे में अगर हम सुपौल की बात करें तो वो सीट बेहद अहम है और सभी की नज़र उस सीट पर बनी हुई है, कैसे आप देखते हैं? जी मैम, जैसा बताया जा रहा है कि चौथी चरण के बाद पांचवी चरण है और 20 तारीख को मतदान होने हैं। ये दिलचस्प बिहार के लिए है। एक तरफ बीजेपी जो एनडीए के मोदी जी कैंपेनिंग कर रहे हैं, जहां तहां रोड शो कर रहे हैं और जिस प्रकार की रैलियां हो रही है उसी प्रकार तेजस्वी का प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ जो एक यादव का जहाँ बेल्ट है वहां पर थोड़ी सी राजद भारी पड़ रही है। लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार केंद्र की योजनाएं चल रही है और मोदी जी की जो रोड शो हो रहा है, तो वहाँ जो रोड शो और कैंपेनिंग के बाद जो हो रही है उसके बाद वहाँ का माहौल कुछ जो है चेंजिंग हो रहा है और बीजेपी की तरफ कुछ लोगों का रुझान बढ़ रहा है जब मोदी जी आ जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए बीजेपी और राजद जो है बिहार में चुनाव में बढ़ चढ़ करके अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, समर्थकों के साथ अपनी जो है तालमेल बनाए हुए हैं कि कितनी अपनी तरफ झुकाव मतदाताओं का कर लिया जाए। अब यह देखना है कि 20 तारीख
मतदान है और किस प्रकार वहां मत का प्रयोग लोग करते हैं, जिस प्रकार मतदान का प्रतिशत भी कम हो रही है। तो इसमें अभी कहना जो है 20 तारीख के बाद ही कुछ संभव है कि कैसे कहा जाए। श्याम सुंदर जी, अगर हम सारण सीट की बात करें तो सारण सीट पर जो है वो लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है वो चुनावी मैदान में है और वो सीट भी बेहद अहम है। क्या लगता है उस सीट का समीकरण क्या कहता है, चूंकि वहां से राजीव प्रताप रूडी जो है वो मौजूदा सांसद है। की बात किया जाए तो राजीव प्रताप रूडी मंत्री भी पद पर रह चुके हैं और रोहिणी आचार्य का पहला चुनाव है जो राजनीति के क्षेत्र में पहले बार आई हुई है और लालू जी की पुत्री है। तो यहाँ सहानुभूति वोट यादवों का जो है उनके साथ है कि लालू जी को किडनी जो डोनेट की थी, तो बहुत बड़ा वहाँ मुद्दा है और यादवों का बेल्ट है। और दूसरी बात है कि क्षत्रिय बेल्ट भी वहाँ ज्यादा है, तो दोनों तरफ का सीधी टक्कर है। एक तरफ मंत्री का पावर कहीं लग रहा है तो कहीं एक साधारण रोहिणी आचार्य है जो सिंगापुर से आई हैं। तो कुछ लोगों का है कि ये सिंगापुर से आई हैं और जीतेंगी तो फिर सिंगापुर चली जाएंगी, लेकिन राजीव प्रताप रूडी छपरा क्षेत्र के ही हैं तो ये हमेशा मिलने वाले हैं। अब ये बात है कि राजद की सहानुभूति है और यहाँ अगड़ा पिछड़ा वाली भी बात कुछ पत्ते खेला जा रहा है। चुनावी दंगल में आपसे तमाम जानकारियां जो है वो हम लेते रहेंगे। हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारी सहयोगी प्रियंका है। संजय, आपके पास आएंगे, पहले हम प्रियंका के पास जाएंगे जो रांची की सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि रांची की जनता का मूड क्या है इस बार प्रियंका लोकसभा चुनाव को लेकर। प्रियंका, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रियंका, मैं चाहूंगी कि एक बार अपनी आवाज को आप पहले ठीक कर ले, माइक को ठीक करें और फिर आप हमारे साथ जुड़िए। चूंकि लोकसभा चुनाव का वक्त है, जनता जो है वो उसके कई सारे मुद्दे हैं। प्रियंका, एक बार फिर से आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे, आप इस वक्त रांची की सड़कों पर हैं, रांची की जनता का मूड क्या है प्रियंका? जी हाँ रेखा, अभी हम मौजूद हैं रांची की सड़कों पे और यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। तो हम अभी जानेंगे कि हमारे देश का अगला पीएम कौन होगा। तो आप बताइए, आप किसे देखना चाहते हैं इस बार के चुनाव में? ना, मोदी सरकार फिक्स है। अच्छा, आप क्यों देखना चाहते हैं उनको? काम दिख रहा है ना, हर जगह काम दिख रहा है। बीजेपी का काम हर जगह दिख रहा है। जितना नया नया सड़क बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, रोजगार मिल रहा है। अब नहीं काम करने वाला को तो बहाना चाहिए कि काम नहीं है। काम करने वाले के लिए काम का कमी नहीं है। इस बार आप कांग्रेस को वोट देंगे या फिर ऑब्वियसली बीजेपी को ही जाएगा वोट। ठीक है, आगे हम चलते हैं और भी लोगों से जानते हैं कि इस बार के चुनाव में आप किसे देखना चाहते हैं पीएम के? पढ़ाई ना आप इस बार के चुनाव में आप किसे देखना चाहते हैं पीएम के रूप में? मोदी। अच्छा, कांग्रेस को क्यों नहीं? क्योंकि मोदी ने जो डेवलपमेंट लाया है हमारे देश में वो हम सब देख रहे हैं। जैसे सड़कें बन गई हैं, सिक्योरिटी बन गई है, सिक्योरिटी फॉर वुमेन काफी अच्छा हो गया है। एंड एज वी हैव विटनेस्ड आर्टिकल 377 भी पास हो गया है, जिसके कारण बहुत कुछ अच्छी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही हैं देश में। उसके बाद फिर जुडिशियल स्टेट में भी देखा जा रहा है, जैसे कि जुडिशरी को ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रही अभी के टाइम में पॉलिटिक्स। तो अभी के टाइम पे एक स्टेबल पॉलिटिक्स को मेंटेन करने के लिए आई थिंक मोदी को ही आना चाहिए। तो चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं कि वो इस बार 400 पार का जो नारा है उस पे क्या कहना चाहेंगे। इस बार जो 400 पार का नारा है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, लोग इंटरेस्टेड नहीं है। आइए हम इनसे जानेंगे, इस बार आप पीएम के रूप में किसे देखना चाहेंगे? और कोई नजर में है आपके नजर में? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कांग्रेस को देखना चाहते हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हैं? नहीं, हम तो मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। इस बार जो 400 पार का नारा है इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमारा वोट तो मोदी जी। आप जो मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, आप
क्या क्या उनका काम से आप इंस्पायर हुए, क्या क्या उनका काम अच्छा लगा? हम तो देख रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड अभी जो बनाया है 5 लाख का जो सालाना जो है, हमारा बच्चा 2 बार एडमिट हुआ लेकिन 1 रुपया नहीं लगा। तो जिसका हम खाएंगे उसी के न गुण गाएंगे। उसके बाद फिर देख रहे डेवलप रोड बना रहे हैं, है ना। अटल पेंशन योजना जो चालू किए हैं, जो वृद्धा पेंशन योजना जिस तरह अभी बचा रहे हैं तो बच रहा है मेरा, यही सब काम देख रहे हैं। और कुछ तो क्या बता रहे, उसके नज़र में तो कोई दिखता नहीं है। 70 साल तो कांग्रेस को तो देखे हमने। 70 साल में तो सबसे गरीबी रकम भारत गिनती जाता था, अभी तो 5वां स्थान में आ गया है 10 साल में ही। और अगर शायद और रह जाएंगे तो हो सकता है पहला नंबर में आ जाए। ठीक है ना। तो चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं। आइए सर। इस बार जो चुनावी दंगल चल रहा है, लोकसभा चुनाव में जो चल रहा है उस पे इस बार जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? अरे ऐसे अभी कहा जाए कौन जीतेगा सो। आप किसे देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या फिर राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी। क्यों देखना चाहते हैं आप उनको? महंगाई का, बेरोजगारी का बहुत सा समस्या है। इस बार जो 400 पार का नारा है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ये हम नहीं बता सकते 400 पार करे 200 पार करेगा, ये तो पब्लिक का ऊपर है। जब जैसा इलेक्शन में वोट गिरेगा वही पार करेगा, और कौन करेगा। ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी राय है और अपनी राय के मुताबिक लोग अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं। चूंकि अंतिम फैसला जो है वो जनता के ही हाथ में होता है, जनता भी जो है वो मिलीजुली बातों को ही रखती नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हमारी सहयोगी प्रियंका रांची की सड़कों से जनता से मुखातिब होती नजर आ रही थी मुद्दों को लेकर के, और साथ ही देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर जो है वो अपनी बातों को वो रखती नजर आ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हमारे सहयोगी संजय से, जो कि इस वक्त पटना की सड़कों पर मौजूद हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जिस तरीके से जेपी नड्डा ने आरजेडी पर हमला बोला संजय, उन्होंने कहा कि आरजेडी का फुल फॉर्म जंगल राज भ्रष्टाचार, बड़ा हमला बोला जेपी नड्डा ने आरजेडी के ऊपर। कैसे देखते हैं आप इस हमले को संजय? बिल्कुल रेखा, देखिए इस वक्त जो है सियासी पारा बहुत गर्म है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम का तापमान गर्म है उसी तरीके से सियासी पारा भी गर्म है। 5वें चरण के मतदान होने हैं 20 मई को, इसको लेकर तैयारी जोरों पर है, जिसमें 5 सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं। उसमें हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और तमाम उन जगहों पर चुनाव होने हैं। मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर 5 सीटों में कांटे की टक्कर है। इस चुनाव में कहीं ना कहीं राजनीति गर्म है, क्योंकि सियासी पारा गर्म है, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं का आने का सिलसिला बिहार में जारी है। जेपी नड्डा भी आए थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि सुशील मोदी का कल निधन हो गया था और अंतिम संस्कार में उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए पटना पहुंचे थे, और आज उनकी वापसी थी। और वो जिले में गए थे, लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, जहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, और उसके बाद आज वो फिर पटना से लौट जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेपी नड्डा का आना दूसरा मकसद था, लेकिन वही दूसरी ओर उनका लोकसभा का चुनाव है और चुनाव प्रचार चल रहा है। तो ऐसे में 5वें चरण के जो मतदान होने हैं उसमें बिहार के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण और सीतामढ़ी है। तो इन तमाम सीटों पर कौन पैनल में बैठे तमाम लोगों से यही कहूंगी कि जो चर्चा है उस बीच आप लोग अपने म्यूट फोन करेंगे, को जो जो हमारे है वो सहयोगी म्यूट हैं कर साथ दें, में उनको क्योंकि कहेंगे आप प्लीज लोगों की आवाज को वजह से म्यूट जो है वो करें, उनकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। से नहीं मिल पाती है। संजय, चूंकि आपसे एक सवाल और भी रहेगा, चूंकि मैं अब सबसे पहले तो ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इस वक्त आप किस जगह पे मौजूद हैं, और दूसरा सवाल ये होगा कि लगातार रैलियां हो रही है, जहां अगर भाजपा रैलियां कर रही है तो वहीं इंडी गठबंधन की भी संयुक्त रैलियां हो रही है और साथ ही संयुक्त प्रेस वार्ता भी हो रही है। कैसे आप देखते हैं
सभी जो है वो एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं और इस बीच ईडी भी काफी एक्टिव है। संजय, हाँ बिल्कुल रेखा, देखिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है क्योंकि चुनाव की सरगर्मियां हैं, तो ऐसे में नेताजी का आना सिलसिला लगातार जारी है। जहां प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार हो रहा है उसके ठीक अगले दिन तेजस्वी यादव उस मोर्चे को संभाल रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज जो है वो पटना में हैं और पटना से तमाम उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है। सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में 20 मई को चुनाव होने हैं। इसमें तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार जो है जल्द ही थम जाएंगे। ऐसे में सभी नेता अपने अपने पूरी ताकत झोंक चुके हैं। लगातार उड़न खटोला जो है उड़ रहा है और उन सभाओं में जाकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अकेले ही मोर्चा संभाल रखे हैं। सभी नेताओं के बीच बड़े बड़े नेता आ रहे हैं बिहार में, लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं आरजेडी के तरफ से अकेले ही मोर्चा संभाल रखा है उन्होंने, और वो भी चुनाव प्रचार में लगातार जा रहे हैं जनता के बीच। और जो वादे वो कर रहे हैं, जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो के जरिए वो लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में लोकसभा का चुनाव 5वें चरण का मतदान 20 मई को होने हैं। उसमें तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। हम बताने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी से जो है आरजेडी के प्रत्याशी अर्जुन राय हैं, तो वहीं जेडीयू के प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर हैं। दूसरी ओर बात कर ले मधुबनी से, तो मोहम्मद अली अशराफ फातमी हैं। तो वहीं दूसरी ओर बात करें बीजेपी से अशोक कुमार यादव हैं। और तीसरी ओर बात करें मुजफ्फरपुर से, तो अजय निषाद का टिकट कटा था, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस से टिकट दिया गया है। और अब जो है राजभूषण निषाद हैं जो जेडीयू से हैं, माफ़ कीजिएगा, राजभूषण निषाद जो हैं वो बीजेपी से हैं। सारण से बात करें तो सारण से रोहिणी आचार्य हैं जिनकी चर्चा काफ़ी हो रही है। वहीं उनके बीजेपी से प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। और हाजीपुर से आरजेडी के प्रत्याशी शिवचंद्र राम हैं जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में वो विधायक भी हैं। ऐसे में चिराग पासवान की चर्चा तो आपने पहले ही सुना होगा, क्योंकि वो जब से सीट नहीं मिला था तब से ही वो चर्चा में हैं चिराग पासवान, क्योंकि अपने चाचा के टिकट कटने के बाद चिराग पासवान को ही मिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। 5वें चरण में भी बड़े बड़े दिग्गज हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी भी सारण से तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान तीसरी बार किस्मत तो ज़रूर आजमा रहे हैं, लेकिन इस बार चिराग पासवान अपने चिराग पासवान जो है अपने पिता के सीट पर अपने चाचा के सीट पर लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो जमुई से सांसद हैं, अभी वर्तमान में भी हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने बहनोई को चुनावी मैदान में उतारा है, जो चुनाव बीत चुका है। अब जमुई से जो अरुण भारती है वहाँ से, अब जब 4 जून को जब नतीजे आएंगे रेखा, तो तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सभी नेताजी अपने अपने किस्मत आजमाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सभी जनता को, प्रत्याशी को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। पटना में रोड शो भी हुआ प्रधानमंत्री का, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर में भी हुआ, और लगातार प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर हैं, क्योंकि बिहार ने उन्हें 40 में से 39 सांसद देने का काम किया है। तो इस बार जो है काफ़ी दिलचस्प लड़ाई हो रही है और कांटे की टक्कर है हर सीट पर। पहले चरण से देख ले, दूसरे चरण में वही स्थिति, तीसरे चरण में भी वही स्थिति और चौथे चरण में भी वही स्थिति देखने को मिली। और 5वें चरण में जो होने का वो भी आप और हमारे दर्शक देखने। तो वहां से कांग्रेस की ओर से अनुपमा सिंह जो है वो चुनावी मैदान में है। ऐसे में विधायक अनूप सिंह जो बेरमो से हैं वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इसे? करते हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि इस विषय में हमारे बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग लगे हुए हैं, तमाम लाल झंडा के लोग और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग, कि हम लोग इस जो सरकार है, जो जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार, इसको खत्म करके इंडिया गठबंधन की सरकार को कायम करेंगे, जिससे हम अपने संविधान को रक्षा कर सके, लोकतंत्र को बचा सके
आम नागरिकों के हक और अधिकार को रक्षा कर सके। इसीलिए हम लोग चाहते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बने और हम लोग इसी के तहत प्रचार पूरे इंडिया के लेवल पर प्रचार अभियान चला रहे हैं। हम CPIM पार्टी से बिलोंग करते हैं और उसका ब्रांच जो है ट्रेड यूनियन CIT यूनियन है, उसके तहत भी हम इस प्रचार के माध्यम से हमारे CPM पार्टी के साथी, यूनियन के साथी, CIT के साथी इसमें लगे हुए हैं। जगह जगह पर हम लोगों के तरह तमाम ट्रेड यूनियन मोर्चा के साथी लगे हुए हैं और सभी लोग अपने स्तर से पूरा जोर लगाकर इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। अभी सेंट्रल यूनियन है जिससे ये अनुपमा सिंह को हम लोग विजयी बनाते हैं। रेखा जी आप जैसे जान सकते हैं कि इस तरह से इंडिया गठबंधन की फुल तैयारी चल रही है और आज प्रचार की गाड़ी भी आज पहली बार देखी जा रही है। गाड़ी हमारे पीछे में लगी हुई है, प्रचार गाड़ी आज फर्स्ट टाइम देखी जा रही है। जी रेखा बात करिए, कई लोग आपके पास मौजूद हैं, सभी से बातचीत करने की कोशिश करिए। जो झारखंड हमारे नरेंद्र मोदी आए हुए थे प्रचारक के लिए दिल्ली में आए हुए थे, उसके विषय में क्या कहना था? उनके विषय में मुझे कहना है कि वो चुनाव जो अभी वोट जो मांग रहे हैं पूरे देश के अंदर में, झारखंड में भी नहीं केवल जुमलेबाजी, झूठ, इसके सिवा और कुछ नहीं वो करते हैं। उनका आप सुन लीजिएगा भाषण, वो उनका भाषण में आपको केवल विरोधियों के ऊपर में झूठ का बिल्ला लगाना, अपने जो करते हैं वो 5 साल के 10 साल के अंदर में कुछ नहीं बोलते। केवल लोगों का, विपक्षी पार्टियों का केवल वो जुमलेबाजी करते हैं, शिकायत करते हैं, केवल यही हम लोग देखते हैं। आपको 15 लाख का जुमला लगा, 1 लाख का जुमला उनको भी तो लगा होगा। 1 लाख का जुमला लगा क्या? वो 1 लाख रुपया को देना चाहते हैं आप, तो उसमें उनको भी तो जुमला लगा होगा। तो जुमला लगेगा भाई, उनको 10 साल सत्ता चला है तो उनसे ना हम लोग सवाल करेंगे कि वो 15 लाख कहाँ गया। हम लोग का सत्ता नहीं है, हम लोग तो उनसे 10 साल का सवाल पूछ रहे हैं कि किसानों का जो उतना बड़ा आंदोलन हुआ MSP का, उसमें उन्होंने और कांटा डाल दिया, पूरा रोड में कांटा बिछा दिया, कुछ किसानों को कुचल दिया केनिया में, उनका आदमी ने। नारी सशक्तिकरण की बात वो करते हैं, लेकिन हमने देखा कि महिला पहलवानों का जो आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ, उसको भी उन्होंने लाठी डंडे से दबाया और उस जो ब्रजभूषण सिंह था उसको आज तक वो 100 एक्ट लगना चाहिए था, वो आज तक भी नहीं लगा। और वो मोदी जी एक शब्द उस मामले में बोले भी थे, तो हम लोग देखा। और आप देखिएगा ये बनारस में इनसे भी एक हमारे बड़े बुजुर्ग है, बहुत पुराने हैं, और मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि आप बताएं आप इसी क्या कहना चाहते हैं। ये आप जो प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं जो झारखंड में आए, हम एक चीज कहना चाहते हैं जनता को कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो जितना बेच रहे हैं ये 70 साल वाला में बेच रहे कि बना कर बेच रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, इसरो वैज्ञानिक से लेकर के सारा चीज को कौन पैदा किया? जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं। ये परिवार जितना शहादत दिया है देश में कोई नहीं दिया। लोगों के पास खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है, देश को दान कर दिया। आज जो स्थिति है पूरे देश में बेरोजगारी का, ये क्राइम को बढ़ावा दे रहा है। यदि मोदी जी चाहते हैं जुमला करके हम सरकार बना लेंगे, इस बार जनता ने मन बना दिया है बदलाव के लिए। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी उतारे हुए हैं उसमें कई आपसे दल बताते हैं कि वो गुंडों का प्रचार, इसके विषय में क्या बता रहे हैं? इसके विषय में बोलना है, जनता को फैसला करना है कि जो प्रत्याशी बीजेपी का है और कांग्रेस का है, दोनों में क्या अंतर है। शिक्षा में अंतर, बैकग्राउंड क्या रहा है, उनका बैकग्राउंड बिजनेस, रंगबाजी, माफियागिरी है। लेकिन जो हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी है, इनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, पढ़े लिखे नौजवान उम्र है, इसलिए जनता जो है मन बना लिया है। लोगों से बात हो रहा है, लोग बोल रहा है कि इस बार जो है इंडिया गवर्नमेंट बनेगी
और देश का कल्याण होगा, नहीं तो पूरा बेच देगा। प्लांट बोकारो स्टील भी बिक चुका है, अंदर अंदर कॉलोनियां बिक चुकी है, कहीं भी विकास का काम नहीं हो रहा है। यहाँ के हमको इकबाल आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हम आपके पास फिर आएंगे इकबाल, और फिर आपके साथ इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। और साथ ही इकबाल, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। हम सीधे चलेंगे सत्येंद्र के पास, जो कि हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिएगा? सत्येंद्र, चूंकि 5वें चरण में जिन सीटों पर वोट होने हैं उनमें रायबरेली और अमेठी है, क्या कुछ कहिएगा? लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर हम देखें तो क्या कुछ कहिएगा? लोकसभा चुनाव में तमाम नेता जो हैं वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग जो हैं वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। संजय, कैसे देखते हैं आप इस आरोप प्रत्यारोप को? संजय, कुणाल, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे कुणाल, जिन सीटों पर चुनाव झारखंड में होने हैं, जो कि अगर हम चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में भी चुनाव काफी शानदार तरीके से संपन्न रहा। लोहरदगा, पलामू, इन सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 3 सीटों की बारी है। क्या कुछ कहिएगा कुणाल? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 5वें चरण का चुनाव होना है उसमें जो है कोडरमा ये सब आते हैं। ऐसे में झारखंड के वैसे ये जो जिला में आता है जहां से केंद्र में मंत्री पद पर विराजमान है वहां के एनडीए के प्रत्याशी। ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर चुनौती है एनडीए के लिए। अगर बात कर लें तो स्थानीय जो मुद्दे वहां पर थोड़ा हावी हो सकते हैं। वहां पर थोड़ा स्थानीय मुद्दे को जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लोगों को वहां पर थोड़ा समझाना होगा। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एनडीए के पक्ष में वहां पर जो है मत हो सकता है, क्योंकि वहां पर केंद्र के मंत्री को वहां से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें तो जिस प्रकार से चौथे चरण में मतदान शांतिपूर्वक हुआ था, वहीं 5वें चरण में भी जो है शांतिपूर्वक चुनाव होगा। चूंकि आसपास के जिले से जो है पुलिस फोर्स हो या पुलिस पदाधिकारी, उनको जो है चुनाव वाले जिले में प्रतिनियुक्त की गई है। अगर बात कर ले सुरक्षा का तो उस पर जो है पुलिस फोर्स की मौजूदगी है चप्पे चप्पे पर जो है। इसके साथ ही जो है तमाम जो है आला अधिकारी अलर्ट मोड पे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार जो है चुनाव में नया जो है प्रयोग किया गया है। धूप के मद्देनजर जिस प्रकार से गर्मी हो रहा है, वहां पर जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट जिस प्रकार से होता था वैसे ही सेक्टर मेडिकल ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहां पर किसी तरह की परेशानी होने पर सेक्टर मेडिकल ऑफिसर से लोग संपर्क कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। इसके साथ ही जो है मतदान केंद्र पर पानी जो है टेंट की व्यवस्था की गई है, किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना हो, इसके मद्देनजर किया गया है। इसके साथ ही मतदान जो है ज्यादा से ज्यादा हो, इसको लेकर जो है चुनाव आयोग लंबे समय से काम कर रही थी। नए युवक जो हैं, जो जिसका 18 वर्ष हो गया है, उनका जो है नामांकन सीधे मतदाता सूची में चढ़ाया गया है। तो कह सकते हैं रेखा कि इस बार जो है झारखंड का चुनाव में कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिलेगा। आपने जो तस्वीरें देखा था कि किस प्रकार से चौथे चरण में जो वोटिंग परसेंटेज था, तो कहीं ना कहीं उस वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ाने इस बार का चुनाव में देखने को आपको ज्यादा मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि
लोगों की परेशानी जो भी थी, स्थानीय मुद्दे थे, उसको जो है गौन नहीं किया जा सकता है। स्थानीय मुद्दे को जो है कि ध्यान रखते हुए जो लोगों के बीच किया जा रहा है। आपके साथ ही आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से जो है जनता की नाराजगी होने पर वोट बहिष्कार कई ऐसे जगह जो है हम लोगों ने भी कवरेज किया था, जहां पर लोगों से बिल्कुल अपील की थी कुणाल, कि आप और वोट जनता जो करेंगे वोट बहिष्कार करने की बात कर रही है उसको लेकर के लगातार निर्वाचन आयोग की ओर से लोगों को जागरूक भी करने की कोशिश की जा रही है। कई सारे जिला प्रशासन की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोग जो है वो वोट बहिष्कार का निर्णय ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त निर्वाचन आयोग के पास मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त लोगों को जागरूकता को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हम सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। अनाउंसमेंट्स के माध्यम से इसके बारे में प्रचार प्रसार करा। इसी प्रकार बैंकों ने, ऑयल कंपनीज ने खूब सहयोग किया। जगह जगह उनके बड़ी संख्या में बैनर और होर्डिंग्स लगाए। हमारे सस्ता गल्ला कोटेदार हैं और हमारा दिव्यांगजन विभाग है, इसने दिव्यांगों के वोटर लिस्ट में नाम आए उसके लिए प्रयास किया और चुनाव के दिन दिव्यांगजनों को बूथ्स पे व्हील चेयर उपलब्ध करे, उसके लिए व्हील चेयर्स की व्यवस्था की। हमारे यहाँ एक पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजी करके जो हमारे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उसमें बुक्सा करके उत्तर प्रदेश में है, बिजनौर में 100% हमने बुक्सा जाति के सभी वोटरों को एनरोल किया। कुल मिला के ये इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब्स जैसे रोटरी क्लब, सिविल डिफेंस, व्यापार और जितने संगठन है, प्रोफेशनल व्यापारी संगठन, अधिवक्ता संगठन, इन सब का भी हम लोगों ने इनको भी इन्वॉल्व किया ताकि होल ऑफ द सोसाइटी और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपना के इस पे हम चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में जो 60% का एक टारगेट, मतलब हमने पिछली बार 59.11 था, हम चाहते हैं तो अभी भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम पहले 3 चरणों में जो कम हुआ उसके बावजूद इसको कवर करके 60% से अधिक इसका मतदान उत्तर प्रदेश में होगा। और आज यहाँ मतदाता जागरूकता वाहन की हरी झंडी यहाँ दिखाएंगे। हमने जब हमारा ये लगभग 250 वैन्स पूरे यूपी में हमने जागरूकता के लिए चलाई थी, जिसमें 1 महीने तक ये चली, सभी 403 विधानसभाओं को कवर किया और इस पे एलईडी के माध्यम से मशीन वोटर इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन में कैसे वोट डलता है, कैसे मतदाता को पता चलता है कि वोट पड़ गया, कौन सा बटन दबाना, इसका वीडियो चलाया और जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम चलाए। और इस बार काफी बेहतर इसका नतीजे सामने आए। किसी तरह की जो फीडबैक है पहले 4 चरणों से कोई परेशानी, कंफ्यूजन वोटर्स को नहीं थी और किसी तरह की शिकायत भी कहीं नहीं थी। तो अब मैं चाहूंगा आप इस आज के कार्यक्रम के बारे ये है, हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सभी जगह, सभी को दे रहे हैं, गाइडलाइन को दिखा दीजिए। ठीक है, ये इसको मतदाता मार्गदर्शिका वोटर गाइड, ये अच्छा है, भारत सरकार के विभाग द्वारा भी इसको किया गया है। बट इसी को हमने हर वोटर को हम लोग उसके घर पे मतदाता सूचना पर्ची भिजवा रहे हैं। जहां भी जिस भी चरण में चुनाव हो रहा है तो वो जिस दिन इलेक्शन में वोट पड़ रहे हैं उससे 5 दिन पहले तक हम बंटवा रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी मतदाता दिग्दर्शिका या वोटर गाइड, इसमें सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं, चाहे वो मशीन के बारे में है या चुनाव की प्रक्रिया के बारे में है या कौन से दस्तावेज ले जाके मतदाता अपनी पहचान करा सकता है या किस ऐप पे, किस पोर्टल में वो क्या जानकारी अपने वोट से संबंधित, पोलिंग स्टेशन से संबंधित ले सकता है। नो योर कैंडिडेट ऐप के माध्यम से अपने कैंडिडेट्स का जो एफिडेविट अपलोड करते हैं वो अवेलेबल होता है। तो सभी कैंडिडेट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, असेट्स एंड लायबिलिटीज, क्रिमिनल हिस्ट्री, कौन सा उस पर केस है, ये सारी जानकारियां इस तरह की ऐप्स के माध्यम से। इसमें सक्षम ऐप भी है जिसमें दिव्यांग मतदाता अपने हैंडीकैप या अपनी दिव्यांगता के बारे में हमें जानकारी देता है, वो हमारे रिकॉर्ड में जाता है और उसके आधार पे वो रिक्वेस्ट करता है, जिसपे होम वोटिंग की भी सुविधा है। इस बार 85 वर्ष से अधिक मतदाताओं को, दिव्यांगजन के मतदाताओं को हमने घरों पे ही वोटिंग कराई, तो उसके लिए इस ऐप का यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये मतदाता मार्गदर्शिका है और
आपके माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार और इसको बंटवाया जा रहा है, तो इसके लिए बहुत आपके हम आभारी हैं। आपने यूपी में सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा सभी जिलों में प्रचार प्रसार का कार्य ताकि मतदाता को हम जागरूक कर सके कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है प्रकाशन विभाग। तो प्रकाशन विभाग ने इलेक्शन से रिलेटेड कुछ किताबें निकाली हैं जो आज मैं चाहूंगा हमारे जो गेस्ट हैं वो करें। अनफोल्डिंग इंडियाज इलेक्शन, ये किताब है। इसके बाद एक है मतदान में विश्वास। इसको क्या खड़े होकर ये से दिखा दें। और बिलीफ इन द बैलेंस। अब आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए एक Q&A सेशन है। आप जो अपनी क्वेरी है मतदाता जागरूकता अभियान के बारे में कीप योर क्वेश्चन, जो भी आप प्रश्न पूछे स्वीप से रिलेटेड ही पूछे, क्योंकि वही हमारे कार्यदायरा का क्षेत्र का वही विषय है। तो जो भी पूछना चाहें मतदान प्रतिशत और जागरूकता के संबंध में आप मुख्य अतिथि से पूछ सकते हैं। सर, जिस तरह से प्रथम चरण और दूसरे तीसरे चौथे चरण में ये उम्मीद लगाया जाता है, प्रथम और दूसरे चरण जिस तरह से हुआ था, फिर इसके बाद उम्मीद लगाया गया कि तीसरे चौथे चरण तक जो है वोटिंग परसेंटेज अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वोटिंग परसेंटेज अच्छे नहीं हुए। तो क्या उम्मीद लगाया जा सकता है इससे जो अभियान चल रहा है, आने वाले जो 3 चरण बच गए हैं, 5वां, 6वां, 7वां, ये चरण अच्छे हो पाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया चौथे चरण में हमारा लगभग जो 2019 के मतदान प्रतिशत था वही छुआ, और 13 में से 5 लोकसभा क्षेत्रों में हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ा। कानपुर में शहर में 1.5% से अधिक बढ़ा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले चरणों में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव का प्रतिशत जब चुनाव संपन्न होंगे तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 60% से अधिक, पिछली बार 59% था, उससे अधिक। विपक्ष की जो शिकायतें कई एक राजनीतिक दलों ने की, क्या उनमें कोई सत्यता पाई गई आपकी तरफ से? अगर जांच की देखिए, जो भी शिकायतें आती हैं उसको हम ऑल डे पे आती हैं तो बहुत फास्ट उस दिन हमारा कंट्रोल रूम स्टेट लेवल पे भी बना होता है, जिले में भी बना होता है, और उस पे जो भी काफी सारी शिकायतें सही नहीं होती, जहाँ शिकायत सही होती है वहाँ एक्शन लिया जाता है और दूर किया जाता है। और ये पिछले 4 चरणों में ये बात रही कि कोई शिकायत किसी को दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी हमारा रिस्पांस बहुत फास्ट था। हमारे 50% बूथों पे हमारे वेब कैमरा लगे जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। तो उदाहरण के लिए जैसे एक शिकायत आई कि साहब यहाँ तो तार काट दीजिए हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हमने देख के पता लगा कि 2 पे तो एकदम से साफ वेबकास्टिंग से वोट पड़ते हुए दिख रहे थे, 1 पे अगर नहीं दिख रहे थे, जैसे ही बात की तुरंत वहां दिखना शुरू हुआ। तो वो बीच में जैसे बफरिंग होती है कई बार, है ना, नेटवर्क की वजह से, इस तरह के इशू है। कहीं आ रहा था कि भाई पहचान नहीं कर रहे, तो वो हमने देख के बता दिया। जहां कहीं थोड़ी बहुत कमी भी रहती थी उसको दूर कराया तत्काल, और हमारी मशीनरी और कम्युनिकेशन प्लान इतना फास्ट था कि किसी भी पार्टी या कैंडिडेट को दोबारा अपनी बात हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी वजह से आप देखेंगे कि रिपोल कराने की या इस तरह की कोई शिकायतें नहीं से। धन्यवाद। I request the ADG sir to present ADG sir. बिल्कुल सत्येंद्र, चूंकि ये लाइव तस्वीरें जो है वो हम दर्शकों को दिखा रहे थे, और निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हम यहाँ पे दर्शकों को दिखा रहे थे, जहाँ पे मतदाताओं को जागरूक करते हुए नजर आ रहे थे। चूंकि मतदाताओं को जागरूकता जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है चुनाव में। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसको लेकर के जो है तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग हो या फिर जिला प्रशासन हो, सभी लोग जो है वो मतदाताओं को जागरूक करने में लगातार
लगातार लगे हुए हैं। सत्येंद्र, चूंकि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को जागरूक किया गया लोकसभा चुनाव में, और ये बेहद अहम हो जाता है चूंकि लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जो अधिकार नागरिकों को मिले हैं उनमें सबसे बड़ा अधिकार है वोट डालने का अधिकार, सत्येंद्र, और इस अधिकार का पालन हर व्यक्ति को करना सुनिश्चित हो जाता है। सत्येंद्र। बिल्कुल 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 रेखा जी, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है इस आम लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अब बड़े समझिए कि तमाम जो मतदाता हैं पूरे देश में वो सभी लोग मतदान करते हैं, और ऐसे में बड़ी चुनौती मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास होती है। हर एक राज्य के अलग अलग और निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां की जाती हैं और कोशिश की जाती है कि हर संभव निष्पक्ष तरीके से मतदान हो, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, और इसी को लेकर के मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े इसको लेकर के भी तमाम रैलियां की जाती हैं, और उन रैलियों में इसी तरीके से जो है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वाहन निकाले गए थे। उसमें किस तरीके से मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करे, इसी के साथ है अपने मत के बार नहीं, किसी भी अच्छे नेता को चुनने के लिए तो उसी को चुनने के लिए चीजें होती हैं, और मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निष्पक्ष तरीके से पूरा जो चुनाव है वो कराने की जिम्मेदारी होती है। तो यही है, और इसी के साथ तमाम सरकारी जो विभाग हैं उनके पास भी जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से ये मतदान प्रतिशत बढ़ाएं, क्योंकि हमारा लोकतंत्र अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत होता है तो इससे लोकतंत्र और मजबूत दिखाई देता है, और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जागरूकता बेहद जरूरी होती है। और रेखा जी, जागरूक भी किया जाता है क्योंकि तमाम जो विभाग हैं सरकारी वो अपने स्तर से जगह जगह बैनर पोस्टर लगा करके या किसी अन्य माध्यम से, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, रोडवेज हो, या फिर तमाम चीजें हो, हर तरीके से जो है जागरूक किए जाने की कोशिश। सर, किस तरीके से जागरूक किया जाता है? अच्छा, तो रैली भी जो है अभी चलेगी, वो दिखाएंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, हम उस पर भी जो है नजर डालेंगे, क्योंकि जो वाहन खड़े हुए हैं वो लोगों को, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगे हुए। रेखा जी, फिलहाल अभी जो है रैली नीचे होगी और हम नीचे पहुंचेंगे और वहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी से डायरेक्ट लाइव में हम बात करने की कोशिश करेंगे। रेखा। बिल्कुल सत्येंद्र, चूंकि कई सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी जो है तेज है, लेकिन एक बार मैं दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगी कि 5वें चरण के तहत किन किन सीटों पर जो है वो मतदान होने वाले हैं, कौन कौन सी सीटें जो है वो हॉट सीट है। चूँकि चुनावी दंगल में हमारी यही कोशिश होती है कि जनता को हर एक खबर से रूबरू कराएं, हर एक चीज़ से रूबरू कराएं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20 मई को जिन 14 सीटों पर मतदान होने हैं वे है मोहनलालगंज जो कि एससी सीट है, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा, इन सभी सीटों पर चुनाव होने हैं। और इनमें रायबरेली ही एकमात्र सीट है जो 2019 में बीजेपी नहीं जीत सकी थी, और इस बार इस सीट को जीतने के लिए भी भाजपा नेता जो हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर फतेह हासिल करने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी एक कर रखी है, और यहां से इस बार रायबरेली से सोनिया गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं और ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले एक बार जो है वे 2019 में वे गाजियाबाद सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। लखनऊ सीट पर उनका मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा और बहुजन समाज पार्टी के सरवर मलिक से है। तो ये चुनाव जो है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी किस्मत आजमा रही हैं। वे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं, और इस सीट पर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर राहुल गांधी की जगह किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया। किशोरी लाल शर्मा पंजाब, बिहार में प्रदेश कांग्रेस समितियों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने राजीव गांधी के साथ भी रैलियों में भाग लिया है। हालांकि स्मृति ईरानी को अमेठी में कांग्रेस के लिए बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है, और यही वजह है कि तमाम खबरों और अफवाहों के बीच राहुल गांधी ने इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो नहीं लिया इस बार। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5वें चरण में रायबरेली से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उनका मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह से है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में वायनाड के अलावा रायबरेली सीट से भी पर्चा
जो है वो भरा है। वायनाड में पहले ही वोटिंग हो चुकी है। अब 20 मई को रायबरेली में मतदान होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद देखना यह है कि क्या रायबरेली सीट से चुनाव वो जीत पाते हैं। रायबरेली पारंपरिक रूप से कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट रही है। खुद सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव जीतती आई है। हालांकि इस बार वे राज्यसभा की ओर रुख कर चुकी हैं, लिहाजा राहुल ने इस सीट से पर्चा भरा है। उनके खिलाफ चुनावी मुकाबले में उतरे बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस पार्टी से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। हालांकि वे 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए और 2019 में रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वे 1.67 लाख वोट से हार गए थे। एक बार फिर बीजेपी ने रायबरेली से टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है। तो इस बार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम और सभी की नज़र इसी पर टिकी हुई है कि क्या आने वाले दिनों में 4 जून के जो नतीजे होंगे वो नतीजे क्या होंगे और किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट तौर पर सामने आएंगी। चूँकि अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है और लगातार जो है वो नेता जो है वो अपनी बातों को स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं। तो मेरे साथ आज के लिए चुनावी दंगल में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।